बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये चैप्टर नंबर 4 है बायोटेक्नोलॉजी। इसका पेज नंबर 29 आप सब बच्चे ओपन कर लीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये चीज़ वाला ओल्ड बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड के अंदर जो चीज़ थी, ब्रेड थी, योगर्ट थी, इसके प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं अपना आज की लेक्चर। चीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस दैट यूजेस माइक्रोब्स। ठीक है, चीज क्या है? वो एक ओल्ड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर से एक प्रोसेस का नाम क्या है? चीज है, जिसके अंदर हम लोग माइक्रोब्स की एंट्री करवाते थे और हम लोग फिर मिल्क के अंदर कुछ प्रोसेस करवाते थे और जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाती थी? हमारे पास ये चीज बन जाती थी। Cheese is made mostly from the milk of cows, but sometimes from the milk of other animals such as goats, sheep, camels and yaks. चीज जो है वो बेसिकली हमारे पास काऊ के मिल्क से बन रही होती है, लेकिन हम लोग दूसरे मिल्क भी यूज कर लेते हैं, जैसे लाइक हम लोग गोट का, शीप का, कैमल का, यॉक्स का, इनका मिल्क भी यूज कर सकते हैं। Originally, making cheese was a way of using surplus milk in the days before there were refrigerators to store it in. अब वो कह रहे हैं कि पुराने ज़मानों में अगर हम लोग बात करें तो चीज़ क्यों बनाई जाती थी? इसलिए बनाई जाती थी चीज़ क्योंकि उस दौर में ना फ्रिज वगैरह तो होते नहीं थे। तो अब उस दूध को हम लोगों ने स्टोर करने के लिए हम लोग क्या बनाते थे? चीज़ बनाते थे। मिल्क इज अ वाटरी मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग फैट्स एंड प्रोटीन। मिल्क के अंदर हमारे पास मिल्क के अंदर हमारे पास बहुत से सब्सटेंसेस मौजूद होती हैं, जस्ट लाइक हमारे पास फैट्स भी मौजूद होता है, हमारे पास प्रोटीन भी मौजूद होता है। बैक्टीरिया इन द एयर और deliberately added to the milk can turn milk sour by feeding to the of the lactose milk sugar and turning it to the lactic acid. अब वो जो बैक्टीरिया है जो मिल्क के अंदर आया, वो क्या करेगा कि जो मिल्क के अंदर जो मिठास थी, ठीक है, उसको ख़त्म करके उसके अंदर खटास पैदा करेगा, यानी लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, द एसिड थिकन्स द मिल्क एंड मेक इट टेस्ट सोर। ठीक है, और जिस वजह से जो वो मतलब ये जो एसिड है, ये जब जैसे जैसे अपना रिएक्शन करेगा वैसे वैसे मिल्क का टेस्ट खट्टा होता चला जाएगा। द सोर मिल्क इज देन वार्म्ड एंड अ लिक्विड कॉल्ड रेंट इज एडेड। फिर वो जब फिर हम लोग क्या करेंगे? उस खट्टे दूध को, वो खराब दूध को हम लोग उबालेंगे और उसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसका नाम होता है रेंट। उसको हम लोग उस दूध के अंदर वो डाल देंगे। रेंट कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड रेनिन which help the fats and protein the milk thicken into solid lumps called curds. ठीक है, अब वो ये रेंट के अंदर ना एक ऐसे एंजाइम मौजूद होते हैं, उस एंजाइम को क्या कहते हैं? रेनिन कहते हैं, जो कि हमारे पास जो फैट्स और प्रोटीन है ना, इसको थिक कर देता है और ये गुठलियां से बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, द सॉलिड कर्ड्स आर कट अप, ड्रेन्ड एंड देन सॉल्ट इज एडेड। फिर वो जो गुठलियां सी होती हैं उनको फिर कट किया जाता है और उसके अंदर सॉल्ट डालकर वो इस करके हमारे पास ये चीज़ बनाने का मेथड बता रहे हैं। The curds are pressed to remove any remaining liquid, then they are shaped into molds and stored on cooling shelf and left to ripen into cheese. अब वो कह रहे हैं कि वो जो गुठलियाँ सी थी उसको अच्छी तरह से पहले हम लोग प्रेस करके, क्या इसके अंदर कोई भी फिर भी अभी लिक्विड रहता है तो वो निकल जाए, उसके बाद फिर हम लोग उसको स्टोर कर देंगे, उसको हम लोगों ने फिर एक शेप दे देंगे और फिर द वाटर लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड वे। जो अब वो जो पानी लिक्विड था ना, जो वो जो उन कर्ड्स के अंदर से निकला था, उन गुठलियों के अंदर से, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वे। और ये हम लोग अपने फार्म एनिमल्स को एज अ फूड दे देते होते हैं। ठीक है, इस लिक्विड को। ये तो था हमारे पास चीज़ बनाने का प्रोसेस। चीज़ बनाने के प्रोसेस में फिर आपको एक मतलब उर्दू में रिवाइज कर देती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास हम बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने मिल्क के अंदर, जो क्या करता है? जो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हो गया। फिर वो जो लैक्टिक एसिड की ये एसिड है, जिसकी वजह से हमारे मिल्क के अंदर खट्टापन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अपने उस मिल्क के अंदर हम लोग रेंट को, एक लिक्विड है जिसका नाम है रेंट, उसको ऐड करते हैं। रेंट के अंदर हमारे पास रेनिन एंजाइम मौजूद होता है, जो कि हमारे पास जो मिल्क के अंदर प्रोटीन, जो फैट्स वगैरह जितने भी होते हैं, इनको थिक कर देता है और गुठलियाँ, जिसको इंग्लिश में कर्ड्स बोल दिया गया है, वो बना देता है। फिर कर्ड को हम लोग इसके अंदर सॉल्ट डालते हैं। फिर उसके बाद इसको हम लोग ना यूँ निचोड़ते हैं। निचोड़ने का मकसद क्या होता है कि जो गुठलियाँ हैं वो सिर्फ रह जाए हमारे पास और जो गुठलियों के अंदर लिक्विड है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, अब वो जो लिक्विड है वो हम लोग अपने एनिमल्स को, फार्म एनिमल्स को दे देते हैं और जो वो कर्ड्स थे उसको हम लोग फिर आगे स्टोर कर देते हैं, उसको फिर एक स्पेसिफिक शेप बन जाती है और वो चीज़ बन जाती है हमारे पास। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं ब्रेड मेकिंग का मेथड के ऊपर। ठीक है, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन हैज़ बीन यूज्ड टू मेक ब्रेड।
बहुत सदियों से हमारे पास फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज हो रहा है, किस लिए? ताकि हम लोग ब्रेड बनाने के लिए। Today, it is still used to make bread and yogurt, along with drugs such as penicillin and chemicals such as methanol and citric acid. और अगर हम लोग आज की बात करें तो आज भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस हमारे लिए ब्रेड बनाने के लिए, योगर्ट बनाने के लिए या ड्रग्स बनाने के लिए, जैसे पेंसिलिन है, इस तरह की चीज़ों बनाने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है। During fermentation, microbes grow by turning sugar into ethanol and carbon dioxide. फर्मेंटेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये जो माइक्रोब्स होते हैं, शुगर और एथन ये माइक्रोब्स होते हैं, ये शुगर को खाकर किस में कन्वर्ट कर देते हैं? शुगर को किस में कन्वर्ट कर होते हैं? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। वन कॉमनली यूज माइक्रोब इज यीस्ट, अ सिंगल सेल्ड फंगस। अब जो अगर हम लोग किसी एक माइक्रोब का नाम लेना चाहें तो यीस्ट एक कॉमन माइक्रोब है। फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये किसकी टाइप ऑफ फर्मेंटेशन? एनारोबिक रिस्पायरेशन है, जिसके हमारे पास एंजाइम कौन सा होता है? यीस्ट होता है। ठीक है, तो एंजाइम वर्क बेस्ट एट अ टेम्परेचर अराउंड 25 to 30 सेल्सियस। और ये एंजाइम किस टेम्परेचर में सबसे अच्छा काम कर रहा होता है? 25 to 30 सेल्सियस में काम अच्छा कर रहा होता है। ड्यूरिंग ब्रेड मेकिंग, डो इज मेड बाय मिक्सिंग टुगेदर फ्लोर, वाटर, चीज एंड अ लिटिल सॉल्ट। अब ब्रेड कैसे बनाई जा रही थी? सबसे पहले हम लोग डो बनाते हैं। ठीक है, डो के लिए हम लोग क्या करते हैं? हमें आटा चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, हमें यीस्ट चाहिए होती है, थोड़ा सा सॉल्ट चाहिए होता है। After the dough has been thoroughly mixed and knead, it is put into a warm place. जब हमारे पास डो अच्छे से हम लोगों ने बना ली, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग गर्म प्लेस में रख लेते हैं। The yeast disperses the feed on the sugar, breaking them down into ethanol and carbon dioxide. It is the bubble of carbon dioxide which cause dough to rise. As the dough is baked, the ethanol evaporates while the bubbles of the carbon dioxide expand to give the dough its spongy texture. अब वो जब हमने गर्म टेम्परेचर के अंदर रख दिया था, तो अब उस चीज़ ने अपना काम करना शुरू कर देना है कि जितने भी मीठापन है उसके अंदर वो सारा शुगर को खाएगी और शुगर को किस में कन्वर्ट कर देगा? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है? जब हम लोग उसको फिर हम लोग जब अपने डो को बेक कर रहे होते हैं, एथेनॉल तो हमारे डो में से निकल जाती है, इवेपोरेट हो जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आपने अपनी ब्रेड में देखा है वो सुराख हुए हुए होते हैं, ठीक है, यानी वो बबल बबल से बने हुए होते हैं। वो किस लिए होते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं। इफ डो इज मेड विदाउट यीस्ट, अगर हमारे पास डो को हम लोग यीस्ट के बगैर बनाएं, द डो विल नॉट राइज। डो जो है वो राइज नहीं करेगी। द ब्रेड इट मेक इज कॉल्ड अनलीव्ड ब्रेड। और जो ब्रेड हमारे पास बनेगी वो कौन सी होगी? अनलीव्ड ब्रेड होगी। The ancient Egyptian was the first people to make leavened bread about 5000 years ago. और ये एशियन इजिप्ट का एक इंसान था, एशियन इजिप्टियंस थे जिन्होंने ये लीव्ड ब्रेड कौन सी? ये जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर यीस्ट यूज हुई होती है, वो वाली ब्रेड बनाई थी। यूज टू कीप अ स्टोर ऑफ सो फर्मेंटेड डो that was added टू ईच न्यू मिक्स टू मेक द ब्रेड राइस। अब यही वो इंसान था कि इसने खटाई को कोई चीज़ इस्तेमाल की जिसके रिजल्ट में हमारे पास ब्रेड जो थी वो राइस हो गई थी। दिस सोडो वॉज प्रोबेबली डिस्कवर्ड बाय एक्सीडेंट व्हेन yeast spores were blown onto the dough they had been mixed and put to one side before baking। वो कह रहे हैं कि ये भी उसके पास से मतलब वैसे इंस्टेंटली उसने किया था ये experiment. The fermentation carried out by other kinds of bacteria is used in making yogurt and pickles. Bacteria is also used for ferment grass to produce silage as food for the farm animals. Various kind of textile and chemicals as a detergents. अब वो कह रहे हैं फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो सिर्फ बैक्टीरिया ये ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया हमारे पास योगर्ट भी बना रहे होते हैं, पिकल्स भी बना रहे होते हैं, इवन फार्म एनिमल्स का फूड भी हमारे पास तैयार हो रहा होता है। और हमारे पास ये जो डिटर्जेंट वगैरह हैं ये भी हमारे पास इसी तरह से बन रहे होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पेंसिलिन एंड अदर एंटीबायोटिक्स के ऊपर। In 1928, a Scottish scientist, Alexander Fleming, noticed that a dish on which he had been growing bacteria in his laboratory had accidentally become infected by a fungus. अब 1928 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्कॉटिश साइंटिस्ट। इसने क्या ऑब्जर्व किया कि वो जिस अपनी लेबॉर्टरी के अंदर जिस डिश के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है उसके ऊपर फंगस लगी हुई है। द फंगस वाज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मोल्ड। और फंगस किसकी एग्जांपल है? मोल्ड की एग्जांपल है। विच ऑफन ग्रो ऑन अ स्टेल ब्रेड और चीज। जो और ये फंगस ना हमारे पास ब्रेड के ऊपर भी चीज के ऊपर भी नजर आती है। अगर आपकी ब्रेड बासी हो जाए तो उसके ऊपर वो उल्ली लग जाती है जिसको हम लोग कहते हैं वो।
ठीक हो गया। फिल्मिंग सॉ दैट द फंगस हैड किल्ड द बैक्टीरिया नियर इट। उसने ये भी देखा कि फंगस ने जो इसके इर्द गिर्द जितने भी बैक्टीरिया थे उस इंसान को ख़त्म कर दिया, किल कर दिया। Filming isolated the substance that the fungus had produced to kill the bacteria. He called it penicillin. और फिर फिल्मिंग ने उस फंगस को आइसोलेट कर दिया क्योंकि जो बैक्टीरिया को किल कर रहा था, और उसने उस फंगस को पेंसिलाइन का नाम दे दिया। इट वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग, और ये पहला एंटीबायोटिक ड्रग बन गया था। पेंसिलाइन वॉज नॉट प्रोड्यूस इन द प्योर फॉर्म अंटिल 1940 when it was shown that when it was shown to have amazing ability to kill the bacteria that cause infections such as blood poisoning, cholera, typhoid and tuberculosis. 1940 तक इस पेंसिलाइन को एग्जैक्ट मतलब डिफाइन नहीं कर सके, इसका एग्जैक्ट इसको सही तरीके से इसके कॉजेज, इसके डिसएडवांटेजेस के एडवांटेजेस को हम लोग एनालाइज नहीं कर सके थे। 1940 में हम लोगों को जाके पता चला कि ब्लड पॉइजनिंग भी करता है, हमारे पास क्लोरिया भी डिजीज कॉज करता है, टाइफाइड की डिजीज कॉज करता है, ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज ये कॉज कर रहा होता है। This later work was carried out by the Oxford, England, by the team led by Ernst Chain and Howard Florey। फिर इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर इसके ऊपर काम किया था। Since the discovery of penicillin, other antibiotics have been prepared for certain molds and bacteria. Penicillin, the original antibiotic, is still the most widely used, although it has been modified। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि पेंसिलाइन की डिस्कवरी के बाद हमारे पास ऑल्दो उस टाइम मोल्ड वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह भी यूज़ करते थे, लेकिन अब जो न्यूली यूज़ किया जा रहा है वो पेंसिलाइन यूज़ किया जाता है। Other antibiotic is common use including streptomyces, termicin and tetracycline। ये भी एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। ईच ऑफ दीज एंटीबायोटिक इज सिचुएटेड टू ट्रीटिंग सर्टेन डिजीज। हर एंटीबायोटिक एक स्पेसिफिक डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओवर द ईयर्स द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हैज ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड द रेट ऑफ डेथ कॉज्ड बाय डिजीजेस। इन एंटीबायोटिक को यूज करने से हमारे पास ये जो किसी भी बीमारी से लोगों की डेथ हो रही थी, इसकी रेशियो कम होगी। Unfortunately, antibiotics has been used too much, often to treat very minor illness. Some bacteria are becoming resistant to antibiotics. This means the antibiotic can no longer destroy the bacteria. So scientists are always looking for new antibiotics. अब ऐसा करके इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया कि लोगों को छोटी छोटी बीमारी होती थी तो इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना शुरू हो गए थे, तो ये अब अपना असर छोड़ना ख़त्म करती चली जा रही थी। अब जो साइंटिस्ट हैं वो किसी एक ऐसे न्यू एंटीबायोटिक की तरफ जा रहे हैं ताकि अब वो तो उनके लोगों की बॉडी तो पिछले वालों के की आदी हो गई है, उनको तो पिछले वाले एंटीबायोटिक्स से कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता जो ज़्यादा से ज़्यादा डोज लेना जिन्होंने अब शुरू कर दी है, इसलिए अब कोई और नहीं एंटीबायोटिक क्या ढूंढते फिर रहे हैं। ठीक है, उसको इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये था आज का लेक्चर, होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।